अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। रावलपिंडी टेस्ट मैच जारी है। पाकिस्तान लड़खड़ाती बैटिंग लाइनअप को थोड़ा सा सहारा मिला है और पाकिस्तान कुछ बेहतर पोजीशन में भी है। और रावलपिंडी टेस्ट किस तरफ जा रहा है, क्या रुख इख्तियार कर रहा है और मजमूई तौर पर पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस, पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11, पाकिस्तान टीम का टेस्ट सीरीज़ को लेकर स्क्वाड और पाकिस्तान की कुछ माजी की परफॉर्मेंसेस को लेकर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सीनियर्स स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। क्रिकेट की तारीख पर बहुत गहरी नज़र है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपने सर हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो रावलपिंडी टेस्ट से ही आगाज़ करते हैं। किस तरह से टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ हुआ? पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, बांग्लादेश पाकिस्तान में पहला टेस्ट खेल रहा है इस सीरीज़ का। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप शुरू में लड़खड़ा गई, क्या वजह बनी? बहुत बहुत शुक्रिया लुकमान। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि चूंकि बारिश हुई थी गुज़िश्ता कई दिनों से रावलपिंडी में, और जब कल मैच ताख़ीर से शुरू हुआ तो बारिश की वजह से पिच में थोड़ी सी नमी थी, और उस नमी का फायदा उठाया इब्तिदाई ओवर्स में। जब 9 ओवर्स में पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर गईं, अब्दुल्ला शफीक आउट हुए, शान मसूद आउट हुए और बाबर आजम। तो फिर उसके बाद अब आज दूसरे दिन का खेल है, क्योंकि धूप तेज चमकीली धूप निकली हुई है, तो वो विकेट जो है वो खुश्क हो गई। और खुश्क विकेट पर बांग्लादेशी बॉलर, जो कि वैसे ही नातजुर्बाकार हैं, जो उनके फास्ट बॉलर हैं, सबसे ज्यादा 10 टेस्ट मैचेस तो उनके फास्ट बॉलर शरीफुल इस्लाम ने खेले। बाकी एक एक टेस्ट मैच नाहिद राना ने, हसन महमूद ने खेले। तो इन एक्सपीरियंस बॉलिंग थी, लेकिन कल उन्होंने शुरू में जो इब्तिदा में जो बॉलिंग की, बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ पर बॉलिंग की, जिसका एडवांटेज बांग्लादेश को मिला। लेकिन अब जिस तरह की बैटिंग की है, जिस तरह की सेंचुरियां स्कोर की हैं सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने, पाकिस्तान एक बेहतर पोजीशन में है। और इस बात को जहन में रखना होगा कि बांग्लादेश को चौथी इनिंग्स खेलना है, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम है। और वैसे भी पाकिस्तान और बांग्लादेश का अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखें तो अपनी सरजमीन पर हमने 5 के 5 टेस्ट मैचेस जीते, जबकि बांग्लादेश में जो 9 टेस्ट मैच हुए उनमें से 8 पाकिस्तान जीता, एक ड्रॉ हुआ है। तो उसको देखते हुए तवक्को यही की जा रही है कि रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान अब आसानी से फतह हासिल कर लेगा बांग्लादेश के खिलाफ। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, स्क्वाड की बात करें या फिर प्लेइंग 11 की बात करें, इससे पहले हमने देखा कि अबरार को रिलीज़ कर दिया गया था, कामरान गुलाम को रिलीज़ कर दिया गया स्क्वाड से। उस फैसले को कैसा देखते हैं आप? देखिए, अबरार अहमद को तो मुझे लगता है क्रिकेटर कम सयाह ज्यादा बना दिया है। वो घूमता रहता है। पिछले साल वो भारत के दौरे पर गया, ट्रैवलिंग रिजर्व था वर्ल्ड कप में, वहां उसको नहीं खिलाया। फिर उसके बाद इस साल वो गया वहां आयरलैंड, वहां से नहीं खेला, इंग्लैंड में नहीं खेला, T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेला, और यहाँ पर भी 17 रुकनी स्क्वाड में उसका नाम का ऐलान कर दिया था। और फिर अचानक ख्याल आया सेलेक्टर्स को कि इसको मैच प्रैक्टिस की जरूरत है। भाई, अगर मैच प्रैक्टिस की जरूरत है तो उससे पहले भी एक मैच था बांग्लादेश ए और पाकिस्तान शाहीन्स के दरमियान इस्लामाबाद क्लब ग्राउंड में, तो वहां आप उसको मौका देते। आपने वहां मौका नहीं दिया, और अब आपको एकदम से ख्याल आया कि जी मैच प्रैक्टिस की जरूरत है, उसको रिलीज कर दिया, जो कि सरासर ज्यादती है। मैं समझता हूँ उसकी 6 टेस्ट मैचेस में 38 विकेटें जिस तरह की उसने परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान के लिए, तो वो बहुत बहुत ही ज्यादती की है इन्होंने। और कहीं स्पिनर एक होता ही नहीं है, एक स्पिनर जरूरी होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान ये दूसरा मौका है जो अभी अगर गुज़िश्ता कई बरस में देखें कि किसी टेस्ट मैच में स्पिनर नहीं है। आखिरी मर्तबा दिसंबर 2019 में जब श्रीलंका के खिलाफ यहाँ टेस्ट मैच हुआ था रावलपिंडी में ही, तो पाकिस्तान के 4 फास्ट बॉलर नसीम शाह, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद अब्बास और उस्मान शिनवारी खेले थे, और अब उसके बाद 4 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं। तो ये भी सोचना होगा कि 90 ओवर एक दिन में कराना होते हैं। फास्ट बॉलर एक ओवर कराने में 3 साढ़े 3 मिनट का वक्त लेता है, तो खासा मतलब मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। फिर ये या तो सलमान अली आगा से बॉलिंग कराएं, या फिर ये साइम अयूब से कराएं, या सऊद शकील से। लेकिन मेरी राय में एक रेगुलर स्पिनर का होना बहुत जरूरी था। और जहां तक कामरान गुलाम की बात है, कामरान गुलाम ने डोमेस्टिक में रन्स के अंबार लगाए, लेकिन उनकी पोजीशन बन नहीं पा रही थी। शायद यही वजह है कि उन्होंने कहा कि वहां जाकर, जबकि अबरार की जगह बन जाती, शायद यही वजह है कि कामरान गुलाम को उन्होंने भेजा है। लेकिन वो पाकिस्तान के सिलेक्टर्स के जहन में है उनका नाम। सही है। एक और अहम मामला था, अगर देखा जाए तो बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस को लेकर हमने देखा गुज़िश्ता कुछ मैचेस हों, जैसे टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप हो या फिर ODI वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो। मिर्ज़ा साहब, सारी परफॉर्मेंसेस आपके सामने हैं। अभी बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ होता है, वो 0 पर आउट हो जाते हैं। पहली मरतबा पाकिस्तान में गो के ऐसा हुआ कि वो पाकिस्तान में 0 पर पहली मरतबा आउट हुए। उनकी मजमूई तौर पर परफॉर्मेंसेस को कैसा देखते हैं आप? देखिए, बाबर आजम एक बड़ा ग्रेट बैट्समैन है। 2015 में उसने अपना डेब्यू किया, लेकिन गुज़िश्ता 1-2 बरस से
उसकी बैटिंग जो है वो बजाय बुलंदी की तरफ जाने के पस्ती की तरफ गामजन है। अगर आप उनके रिकॉर्ड पे नजर डालें तो गुज़िश्ता जो आखिरी टेस्ट मैच जो दिसंबर में हुआ था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का 2022 में, उस टेस्ट मैच में उन्होंने 161 रन की शानदार इनिंग्स खेली। उसके बाद से 7 टेस्ट इनिंग्स हो चुकी हैं। बाबर आजम जो है खेले, श्रीलंका में नाकाम रहे, ऑस्ट्रेलिया में गए, ऑस्ट्रेलिया में नाकाम रहे और बांग्लादेश के खिलाफ। तो 7 टेस्ट इनिंग्स में बाबर आजम जैसे कैलिबर का बैट्समैन मजमूई तौर पर सिर्फ 124 रन बनाने में कामयाब हुआ है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बजाय ऊपर जाने के नीचे की तरफ जा रही है। तो ये उनको सोचना पड़ेगा। कल भी वो 0 पर आउट हुए जिस तरीके से डाउन द लेग साइड ग्लांस करते हुए, तो ये लम्हा फिक्रिया है क्योंकि उन्होंने अपना नाम तो बना लिया, कहीं रिलैक्स ना हो गए हो। और अगर बाबर आजम रन्स नहीं करेगा तो लोगों के जहनों में यकीनन ये आएगा कि भाई एक टॉप का बैट्समैन अगर वो नाकाम हो रहा है तो उसकी बुनियादी वजह क्या है। तो मेरे ख्याल में अब सेकंड इनिंग्स है और बांग्लादेश के खिलाफ उन्हें रन स्कोर करने चाहिए, उनके लिए मौका है ये। आपने मोहम्मद अब्बास का जिक्र किया इससे पहले वाले गुफ्तगू में, जब मैंने पहला एक सवाल किया था तो अब्बास कहाँ खो गए? मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आपकी तो बड़ी गहरी नज़र है, वो तो अच्छा परफॉर्म भी करते थे, काफ़ी सारे मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया, वो अब्बास मंजर से बिल्कुल गायब हो गए, क्या वजह बनी है? देखिए 90 ऑड विकेट्स हैं उनकी टेस्ट मैचेस में और टेस्ट मैच के बॉलर थे, गेंद को सीम और स्विंग कराते थे। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि उनको क्यों बाहर किया है। इंग्लैंड में वो काउंटी क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे मोहम्मद अब्बास, और एक वक्त था कि वो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप का अहम हिस्सा थे। लेकिन लगता ही है कि चूंकि नए फास्ट बॉलर इतने सारे आ गए तो अब्बास को यकसर भूल गए, ऐसा होना नहीं चाहिए। खुर्रम शहजाद को इन्होंने खिलाया है, इन्होंने मोहम्मद अली को खिलाया है। 2 टेस्ट मैचेस में मोहम्मद अली की सिर्फ 4 विकेटें थी, इन्होंने मीर हमजा को ड्रॉप कर दिया है। लेकिन मैं समझता हूं कि मोहम्मद अब्बास के साथ ज्यादती है। अब्बास जो है वो पाकिस्तान की टीम में फिट इन हो सकते थे, अगर 11 में नहीं तो कम से कम 15-16 में वो आ सकते थे। अब ये सिलेक्टर से पूछें कि उनकी क्या स्ट्रेटेजी है। एक और बात होती है कि जिस तरह से पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल करता है, कहा जाता है कि हमारे पास ऐसे बैट्समैन मौजूद नहीं है, बाज़ हल्के ऐसा कहते हैं, लेकिन सऊद शकील ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है, आप समझते हैं कि सऊद शकील पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं? बिल्कुल, सऊद शकील जब से उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया है, ये उनकी 20वीं इनिंग्स है और जिस तरह की उन्होंने डबल सेंचुरी भी स्कोर की श्रीलंका में, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं, उससे तो लग यही रहा है। लेकिन अब वो एशियाई विकेटों पर उन्होंने लुकमान बैटिंग की है। जी। अगर आप उनको बाहर देखेंगे, पाकिस्तान से बाहर वो किस तरह, जहां बाउंसी विकेट होंगी, जहां गेंद सीम और स्विंग होगी, वहां वो किस तरह से परफॉर्मेंस पेश करते हैं, वो देखना होगा। पाकिस्तान में या श्रीलंका में तो उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है। लेकिन अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में, ऑस्ट्रेलिया में भी वो इतने बुरे नहीं रहे, लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सके जैसी एशियाई विकेटों पर देते हैं। तो अब उनका इम्तिहान होगा आइंदा आने वाले मैचेस में कि वो ऐसी विकेटों पर कि जहां ट्रिकी विकेट्स हो, जहां बैट्समैन को मुश्किल हो, वहां वो कैसा परफॉर्म करते हैं। अच्छा, 2 विकेट कीपर हम हमारे स्क्वाड में मौजूद हैं, रिजवान भी मौजूद हैं, सरफराज अहमद मौजूद हैं। सरफराज अहमद की मौजूदगी में रिजवान को खिलाया गया, रिजवान परफॉर्म करके, इसको कैसा देखते हैं मिर्जा साहब? देखिए रिजवान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो हमेशा से रहा है सिलेक्टर्स के लिए, और आपको याद होगा लास्ट ईयर श्रीलंका में भी टेस्ट मैच में सरफराज के गेंद लग गई थी तो फौरन ही उन्होंने कंकशन का रिप्लेसमेंट ले लिया और रिजवान ने बैटिंग भी की। तो रिजवान गुड बुक्स में तो है। सरफराज अब वक्त गुजरने के साथ साथ सरफराज की उम्र भी गुजरती जा रही है, हालांकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं और उन्होंने अपना जो इंटरनेशनल डेब्यू जो था वो 2009 में किया था ना। 2007 में जब पाकिस्तानी टीम इंडिया के दौरे पर गई तो कामरान अकमल जख्मी हो गए, सरफराज को खिलाया गया मैच जयपुर में, फिर सरफराज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना डेब्यू किया। तो काफी अरसे से खेल रहे हैं, अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन है। तो या तो सेलेक्टर्स डिसाइड कर लेना किसी यंगस्टर को, हसीबुल्ला है बलूचिस्तान के बड़े जबरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन है, उनको मौका नहीं देते। उसके अलावा सात बेग है अंडर 19 के, रोहेल नजीर कहाँ गायब हो गया, बड़ा अच्छा बैट्समैन था, विकेट कीपर था, पाकिस्तान अंडर 19 का कप्तान भी रहा। तो ये सिलेक्टर्स को सोचना चाहिए ना कि अगर कोई खिलाड़ी अपना प्राइम टाइम गुजार चुका है तो आप सिर्फ उसको डेली अलाउंस देने के लिए तो नहीं साथ बिठाएंगे, उसको बिठाए रखते हैं। उसको पिछला मैच शाहीन के तरफ से खिलाया बांग्लादेश ए के खिलाफ सरफराज को। तो लगता यही है कि अब सरफराज की बज़ाहिर जगह अब नहीं बनती नजर आ रही टेस्ट मैचेस में पाकिस्तानी टीम में।
अच्छा, कप्तानी की बात करें, शान मसूद को कप्तान बरकरार रखा गया एक तरह से टेस्ट टीम का। ये बेहतर फैसला है, आप क्या समझते हैं, या फिर आगे बढ़ना चाहिए था? अब्दुल्ला शफीक हों या फिर सऊद शकील पर भी कुछ लोग कहते हैं कि इस तरफ भी आगे बढ़ना चाहिए मुस्तकबिल को देखते हुए, या शान मसूद ही अभी ठीक थे? देखिए, शान मसूद जो है गुज़िश्ता 11 बरस से पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, मैच्योर क्रिकेटर हो गए जी। हैं। 4 सेंचुरियाँ उनकी, 9 सेंचुरियाँ टेस्ट मैचेस में, और उन्होंने यॉर्कशायर की कप्तानी की है, इंग्लिश काउंटी, जहाँ पर के एक वक़्त था कि कोई भी कलर्ड आदमी यानी कि ब्लैक जो वो खेल नहीं सकता था वहाँ की नस्ल परस्त पॉलिसी की वजह से। लेकिन फिर उन्होंने खिलाना शुरू किया, यूनुस खान भी जाकर खेले, सचिन तेंदुलकर भी खेले, लेकिन यॉर्कशायर की कप्तानी करना एक बड़े एज़ाज़ की बात है। शान मसूद ने वहाँ कप्तानी की, कप्तान वो बुरे नहीं है और बड़े मैच्योर्ड आदमी है, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो सवालात के जवाबात देते हैं। अब थोड़ी सी उनकी फॉर्म लम्हे फिक्रिया, 30-35 तो कर रहे हैं वो रन्स, लेकिन कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेल रहे। तो अब देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में। कल भी वो बदकिस्मती से उनको अंपायर ने जो है वो टीवी अंपायर ने गलत आउट दिया कि गेंद उनके बल्ले से टकराने के बजाय पैड से टकरा करके ये कॉट बिहाइंड दे दिया। तो बदकिस्मती है, लेकिन मौका है। मुझे उम्मीद है कि शान मसूद जो है वो डेफिनेटली आइंदा आने वाले मैचेस में रन स्कोर करेंगे, और इस वक्त कप्तानी के लिए मेरे ख्याल में उनसे बेहतर चॉइस कोई नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात पर भी और उसके फैसलों पर भी कुछ बात करेंगे। वकार यूनुस, उनको वापस लाया गया और यूं कहिए कि एक तरह से बड़े बाख्तियार तरीके से वापस लाया गया है। उनकी वापसी को कैसे देखते हैं आप? देखिए, वकार यूनुस एज अ क्रिकेटर, बड़े ग्रेट क्रिकेटर थे, लेकिन जब वो कोचिंग में आए तो वो इतने कामयाब नहीं रहे, बड़े तनाज़ात ने जन्म लिया, और वो हेड कोच भी रहे पाकिस्तानी टीम के। मुख्तलिफ खिलाड़ियों के साथ उनके तनाज़ात हुए, शाहिद आफरीदी, अब्दुल रज़्ज़ाक, अहमद शहजाद, उमर अकमल, एक तवील फहरिस्त है। लेकिन अब वो नए रूप में सामने आए, एडमिनिस्ट्रेटिव वो उनको पोस्ट दी गई है। तो अब देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करते हैं। अभी तो कहना कब्ल वक्त होगा, लेकिन हम्म। वो अपने टेन्योर में जब बॉलिंग कोच थे, हेड कोच थे, वो इतना डिलीवर नहीं कर पाए, और 4-5 दफा उनकी बारियां आ चुकी हैं। अब उनका चूंकि नया रोल है, तो अब देखना होगा कि इस नए रोल में वो किस तरह से डिलीवर करते हैं। अभी तो इब्तिदा है, देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में वकार यूनुस क्या करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर काफ़ी बातें होती हैं, काफ़ी सवालात उठते हैं, भारत से कोई ना कोई बयान आ जाता है या फिर कहीं ना कहीं डिस्कशन चल रही होती है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएगा या नहीं। आप क्या समझते हैं, क्या लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से कोई संजीदा नोयत के इकदाम उठा रहा है कि भारत पाकिस्तान में खेलने आएगा या नहीं आएगा? देखिए, अभी तो असल मसला है कि जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। ग्रेगरी बार्कले जो न्यूजीलैंड के हैं हम्म। उनकी जगह, और कहा जा रहा है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में जय शाह जो है वो चार्ज ले लेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी है फरवरी में, और हम्म। इंडियन गवर्नमेंट चूंकि इंडियन टीम को इजाजत नहीं देती, वो हमेशा ये शोर मचाते हैं कि हाइब्रिड मॉडल पे खेल लो। जैसे एशिया कप उन्होंने श्रीलंका में खेला, अभी भी यही बातें हो रही हैं कि हाइब्रिड मॉडल पर भारत खेलना चाहता है, पाकिस्तान का दौरा नहीं करना चाहता। भारतीय मीडिया तो यही कह रहा है। और अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए तो फिर उस सूरत में और मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। लेकिन ये आईसीसी का इवेंट है, ये आईसीसी की जिम्मेदारी है कि वो जितने भी 8 ममालिक इस चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा ले रहे हैं उनकी शिरकत को यकीनी बनाए। तो अब देखते हैं क्या, लेकिन इन्फ्लुएंस चूंकि भारत का बहुत ज्यादा है आईसीसी पर, और सारे स्पॉन्सर्स, मेजर स्पॉन्सर्स भी, ब्रॉडकास्टर्स भी जो है वो भारतीय हैं। तो उस सूरत में क्या सिचुएशन बनती है अब देखना पड़ेगा। लेकिन आईसीसी ने अपने बजट में लुकमान जी। एलोकेट किया एक्स्ट्रा फंड, तो जी। जो इस बात की जानिब इशारा करता है कि अगर कहीं हाइब्रिड मॉडल पे हुआ तभी वो एक्स्ट्रा फंड जो है वो उन्होंने एलोकेट किया है। हम्म। तो अब देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। अच्छा सर, कप्तानी की बात होती है, बाबर आजम पर तनकीद होती है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मामलात कहीं और से ख़राब होते हैं जिसका खुमियाजा बाबर को भुगतना पड़ता है। आप समझते हैं कि बाबर आजम को ही कप्तान बरकरार रखना चाहिए, या फिर बाज़ लोग हमारे साथ प्रोग्राम में आते हैं, वो कहते हैं बाबर आजम को खुद से सोचना चाहिए इस बारे में। आपकी क्या राय है? देखिए, एज अ कैप्टन बाबर आजम कंप्लीटली फ्लॉप हुए। कोई मेजर इवेंट उनके, कोई मेजर टाइटल उनके नाम नहीं है, हम्म। और फिर आप उनको कह रहे हैं कि जी कप्तान उनको रखें। हम्म। दुनिया में कई मिसालें, जो रूट देखें, वो बेन स्टोक्स की कप्तानी में खेले, अब ऑली पॉप कप्तानी कर रहे हैं, उनकी कप्तानी में खेल रहे हैं। हम्म। सचिन तेंदुलकर खेले दूसरे कप्तान की कप्तानी में, विराट कोहली खेले, ब्रायन लारा खेले, बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं। तो हम्म। जरूरी तो नहीं कि एज अ कैप्टन ही बाबर आजम खेले, वो अपनी बैटिंग पर तवज्जो दें। और जिस तरह जब वो कप्तान थे तो उन पर इल्जामात लगे कि दोस्ती यारी को वो फरोग दे रहे थे, तो अब हम्म। उनको चाहिए कि अपनी बैटिंग पे कंसंट्रेट करें। उनकी बैटिंग की फॉर्म डिप कर रही है, और बजाय इसके कि कप्तानी के पीछे भागें। लेकिन जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने कप्तानी की, बड़ी पैथेटिक कप्तानी थी। क्या पाकिस्तान यूएसए से भी हार गया,
तो आखिर ऐसी सूरत हाल में क्या बाबर आजम को रिटेन किया जाए? मैं तो कभी भी नहीं इस बात से इत्तेफाक करूंगा कि उन्हें रिटेन किया जाए। ये उनको खुद सोचना होगा, और जरूरी नहीं है कि कप्तान बनकर खेलें। बाबर आजम एक बड़ा नाम है, बड़ा बैट्समैन है दुनिया का। उसने 2015 से लेकर 9 साल में कई रिकॉर्ड्स अपने कदमों तले रौंद डाले। तो उनको खुद सोचना चाहिए कि कप्तानी के पीछे वो भागेंगे या दोस्ती यारी को निभाएंगे, तो फिर उनका जो है उनके बारे में लोगों की राय जो है मंफी होती जाएगी। मिर्ज़ा साहब, आपने सही बात की कि उनको खुद से फैसला करना चाहिए, सोचना चाहिए कि वो एज ए बैट्समैन खेलें, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। माजी में बहुत अच्छा परफॉर्म भी उन्होंने किया। एक लास्ट कमेंट कर दीजिएगा, अगर बाबर नहीं होंगे तो फिर कौन हो सकता है मुस्तकबिल में? किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कप्तानी को लेकर? देखिए, इन्होंने शाहीन आफरीदी के साथ ज्यादती की। उसे न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 के लिए कप्तान बनाया और फिर हटा दिया। उसको बनाना नहीं चाहिए था। हालांकि उसकी कप्तानी में 2 मरतबा लाहौर कलंदर्स की टीम जो है बैक टू बैक PSL जीती। शाहीन आफरीदी एक बेहतरीन चॉइस था। मोहम्मद रिजवान के बारे में भी कहा जाता है, लेकिन मोहम्मद रिजवान के साथ दीगर फैक्टर्स भी हैं। बैट्समैन वो अच्छे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, कीपर अच्छे हैं, लेकिन उनके साथ जो दीगर फैक्टर्स हैं उसको भी अगर आप सामने रखें तो रिजवान तो नहीं है। मेरे ख्याल में हमें फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए। शान मसूद अभी फिलहाल है, लेकिन मेरे ख्याल में आइंदा आने वाले वक्त में शाहीन आफरीदी और सऊद शकील ऐसे खिलाड़ी जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान की कप्तानी कर सकते हैं। मिर्ज़ा साहब, ये भी एक बात होती रही कि शाहीन अफरीदी हो, बाबर आजम हो, रिजवान हो, इनके दरमियान कोई इख्तलाफात हैं, ग्रुपिंग है, जिसकी वजह से मामलात ख़राब होते हैं। आप क्या समझते हैं कि यही वजह है या कि वजूहात कोई और थी जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम थोड़ी बिखरी बिखरी नज़र आई हमें इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में? देखिए, अब आपने देख लिया ना, बांग्लादेश के खिलाफ वाइस कैप्टन किसको बनाया? सऊद शकील को। ना शाहीन आफरीदी की बारी आई, ना रिजवान की बारी आई, और बाबर को तो वैसे ही जो है साइड लाइन कर दिया गया। तो मेरे ख्याल में कोई ना कोई गड़बड़ तो थी ना, कि जब हम्म। जब कहीं धुआं होता है तो उसका मतलब है कुछ ना कुछ जरूर है। तो हाँ, डेफिनेटली कुछ ना कुछ था जिसकी वजह से ऐसा हुआ। सही है। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। परफॉर्मेंसेस हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जिसमें अबरार अहमद को शामिल नहीं किया गया। अबरार अहमद को रिलीज़ कर दिया गया। वो अबरार अहमद जो एक लंबे अरसे के से पाकिस्तान टीम के साथ चल रहे हैं, पाकिस्तान टीम के साथ उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी चल रही हैं। उनके बारे में बहुत सारी आवाज़ें उठती हैं कि उनको मज़ीद मौक़े देने चाहिए। वो बासलाहियत पाकिस्तान के पास बॉलर मौजूद हैं और बहुत कम ऐसा होता है कि आप टेस्ट मैच के लिए जाएं, आप बिल्कुल ही स्पिनर को लिफ्ट ही नहीं करवा रहे, आप 4 फास्ट बॉलर के साथ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अबरार अहमद के साथ किसी न किसी मौका पर आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप उसके साथ कहीं ना कहीं ज़्यादती कर रहे हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।